हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। इस क्लास में आज हम लोग फिजिक्स के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस सेकंड चैप्टर में आज हम लोग फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। इस फर्स्ट पार्ट में आखिर आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक राशि के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और उसके बाद देखेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती हैं। फिर पहुंचेंगे हम लोग मेजरमेंट की ओर, मतलब मापन की ओर, और जैसे ही हमारा मापन कंप्लीट होगा तुरंत पहुंचेंगे यूनिट की ओर, मतलब हम लोग मात्रक देखेंगे। और ये मात्रक कितने प्रकार के होते हैं वो भी इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम पहुंचेंगे मापन की कुछ प्रणालियों की ओर, कुछ ऐसे सिस्टम्स की ओर जो कि हमारे इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि MKS पद्धति क्या होती है, FPS क्या होती है, CGS क्या होती है, साथ ही साथ SI सिस्टम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सब डिस्कस आज इस क्लास में करने वाले हैं। उसके बाद इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर पहुंचेंगे और वो टॉपिक होगा हमारा विमाएं, भौतिक विमाएं, मतलब डायमेंशंस की ओर पहुंचेंगे और रटवाएंगे नहीं, निकाल कर दिखाएंगे कि डायमेंशंस आप लोग किस तरह से खुद भी निकाल सकते हो। और ये डायमेंशंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप अपने जीवन में फिजिक्स पढ़ोगे डायमेंशंस आपको हमेशा मिलेंगी। और ये आखिर है क्या, विमाएं आखिर हैं क्या, डरना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। भौतिक राशि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने छोटी सी एक डिफिनेशन लिख रखी है। देखिए क्या लिख रखी है कि वह राशि जिसे किसी उपकरण द्वारा मापा जा सके और उसका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो, मतलब किसी फिजिकल फिनोमिना से उसका रिलेशन होना चाहिए। साथ ही साथ वो क्या है, भौतिक राशि कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो लंबाई। अब आप बताइए, मान लीजिए कि मेरी लंबाई को मापना हो तो आप क्या करोगे, मीटर से नाप दोगे कि नहीं नाप दोगे, फीट से नाप दोगे कि नहीं नाप दोगे, सेंटीमीटर से हो सकता है, इंच से हो सकता है। इसका मतलब लंबाई क्या है, एक भौतिक राशि है जिसे किसी उपकरण द्वारा मापा जा सकता है। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद देखिए द्रव्यमान क्या है। ये जो द्रव्यमान देख रहे हो आप, ये द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसमें, किलोग्राम में, ग्राम में, इन सब में हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। उसके बाद बल देखिए क्या है, बल को कहते हैं फोर्स, और फोर्स को भी हम लोग किस में मापते हैं, न्यूटन में, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो वो मात्रक हो गया। बस हम लोग कह सकते हैं कि वो सभी राशियां जिन्हें किसी उपकरण से मापा जा सके उन्हें कहते हैं भौतिक राशियां। इनमें ज़्यादा समय हमको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ज़्यादा पूछा नहीं जाता, पर नॉलेज के लिए जानना जरूरी है ना। चलो समझ में आ गया होगा कि वह राशियां जिसे किसी उपकरण द्वारा मापा जा सके और उसका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से हो। साथ ही साथ वो क्या कहलाएंगे, भौतिक राशियां कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पर लंबाई, द्रव्यमान, बल, और देखिए यहाँ पर ताप हो गया, टेम्परेचर हो गया, जिसे डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। फिर उसके बाद चाल, चाल क्या होती है, जैसे किसी की स्पीड हो गई, या फिर कह सकते हैं वेग, वेलोसिटी जिसे कहते हैं। फिर देखिए क्या है, समय, मतलब कि टाइम, टाइम को भी तो जो है मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। किसमें, सेकंड में, घंटे में, मिनट में, ये सब समय को मापने के क्या है, मात्रक हैं। फिर ये क्या है, हमारी सब ये भौतिक राशियां हैं। आदि लिख दिया गया है ताकि, और बहुत सारी हैं। इसका मतलब कोई भी एक भौतिक राशि, आप देखिए ध्यान से, कोई भी एक भौतिक जो राशि होगी, कोई भी जो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, कोई भी एक फिजिकल जो क्वांटिटी होगी वो किसी चीज़ से मिलकर बनी होगी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, किससे मिलकर बनी होगी। इसका मतलब मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक ये स्केल है, ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए कि रॉड है, स्केल नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अपनी स्केल को रखूं, इस स्केल को रखूंगा अगर, तो इसमें सेंटीमीटर बने होंगे छोटे छोटे। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मैं देखता हूँ, कहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा 10 और सेंटीमीटर, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ये इसकी यूनिट हो गई, और ये मिलकर बना क्या, फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आई बात। इसका मतलब कोई भी भौतिक राशि क्या होती है, किसी संख्या और मात्रक का गुणनफल होती है।
संख्या और मात्रक का गुणनफल होती है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी किसी एक नंबर और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। ये बन गया हमारा क्या, एक ऐसे याद करने का तरीका कि भौतिक राशि क्या होगी, जिसे मापा जा सके और उसका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से हो, तो उसे ही कहेंगे हम लोग भौतिक राशि। आगे बात समझें। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब हम लोग देखेंगे कि भौतिक राशि के बाद भौतिक जो हमारे राशियों के मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन फिर भी मान लो थोड़ा सा और समझना हो तो यहाँ छोटा सा 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10। ठीक है, मान लो ये 10 हो गए, तो हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 10 मिला के कितने हो गए, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब किसी संख्या को अगर उसके मात्रक से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बन जाता है फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है इतनी चीज? आई बात समझ में कि अगर ये कह सकते हैं कि हाँ ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लेकिन अगर हम कहें नहीं 10 सेंटीमीटर का यूज ना करें, मीटर का यूज ना करें, तो वो 10 क्या है, वो क्या है 10, पता नहीं क्या है 10। समझ रहे हो ना? इसलिए मात्रक की आवश्यकता जरूर होती है। अगर वो हम मात्रक नहीं लगाएंगे तो समझ नहीं आएगा कि हम क्या मेजर कर रहे हैं, क्या माप रहे हैं। क्लियर है इतनी चीज? समझ में आया कि भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि किसी संख्या और उसके मात्रक का गुणनफल होती है। क्लियर है इतनी चीज? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। अब हम लोग देखेंगे कि मापन क्या है। ठीक है, तो देखो मापन वह प्रक्रिया है, मापन वह प्रक्रिया है, मतलब एक प्रोसेस है। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें यह पता करते हैं कि हम लोग ये जो पूरी प्रोसेस, ठीक है, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि, जो भी राशि दी होगी, किसी मानक राशि, मानक मतलब जो स्टैंडर्ड होगी, है ना, मानक राशि से कितने गुना है, कितने गुना है। ठीक, अब मान लो कि कोई एक यूनिट दी गई है, ठीक है, कोई भी एक मात्रक दिया गया है और उसके थ्रू हम पता करेंगे कि मान लीजिए ये बोर्ड की लंबाई 10, हमने कहा चलो ठीक है, मान लिया 10 फीट है या मीटर है या सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या है कि वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि सेंटीमीटर, मीटर, उससे हम लोग क्या करेंगे, वो देखेंगे कि वो कितने गुना है। ठीक है, तो बात समझे। अभी ये सिंपल सी एक डिफिनेशन है, तो बाकी आप लोग पूछोगे सर मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस इन विच हम लोग ये पता करते हैं कि वो स्टैंडर्ड राशि से कितनी ज़्यादा गुना है, कौन, जो राशि हमें दी होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग पहुँचेंगे कहाँ पे, कहाँ मापन के बाद आप पहुँचेंगे मात्रक की ओर। ठीक है, चलो मात्रक देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है। ठीक है, मान लो कि हम है और मेरा द्रव्यमान, मान लो मैंने कहा कि मेरा द्रव्यमान 60 kg है, 60 kg। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 60 किलो का हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ नहीं मेरा द्रव्यमान 60 है और मैं किलोग्राम ना कहूँ तो वो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। अगर मैं कहूँ कि ये पेन जो है वो 6 है तो अच्छा लगेगा? नहीं। अगर मैं कहूँ कि ये पेन 6 सेंटीमीटर लंबा है, ये पेन 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो ही अच्छा लगेगा। इसलिए किसी भी राशि को यदि व्यक्त करना है तो उसको एक मात्रक द्वारा समझाना होगा, एक व्यक्त करना होगा। कैसे? वह मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना या मापन में किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग मात्रक, वो मात्रक कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे किलोग्राम जो होता है वो किसका मात्रक है? द्रव्यमान का है। ठीक है, वो किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। सेकंड किसका मात्रक है? समय का। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि घंटा क्या है? वो भी समय का मात्रक है।
लेकिन वो अलग अलग हम लोग सिस्टम में पढ़ेंगे, प्रणालियाँ पढ़ेंगे, तब समझेंगे कि सेकंड कब, घंटा कब और सब क्या। ठीक है, समझो मेरी बात। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि कोई भी एक चीज़ है अगर उसको डिफाइन करना है तो उसके लिए यूनिट चाहिए, मात्रक चाहिए, कुछ भी बहुत ज़्यादा ये कुछ खास नहीं है। अभी डायमेंशंस पे पहुँचेंगे तो समझ में आएगा। उदाहरण देखो, उदाहरण के लिए जैसे हम लोग कह सकते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। इंग्लिश वाले बच्चे जो भी होंगे किलोग्राम होता है। फिर उसके बाद समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मात्रक होते हैं, आधे लिख लीजिएगा उसके बाद, ये मात्रक होते हैं, ये भी कई टाइप के होते हैं। अब कौन कौन से टाइप के होते हैं जरा देखो सबसे पहले। ठीक है, पहला इसमें टाइप है, सबसे पहला है मूल मात्रक। कौन सा मात्रक, मूल मात्रक। तो हम लोग देखेंगे पहले मूल मात्रक। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरा है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं पढ़ाते हैं, पूरक मात्रक। कौन सा मात्रक, पूरक मात्रक। हम एक एक के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। इसे कहते हैं डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। और इसे कहते हैं सप्लीमेंट यूनिट। ठीक है, ये सब जानना आपके लिए जरूरी है। अब देखो, ये जो मूल मात्रक होते हैं ये वो मात्रक होते हैं जिन्हें और किसी भी मात्रक के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब जैसे समझो मेरी बात, मैं दो उदाहरण लेता हूं। ठीक है, दो उदाहरण लेता हूं। एक तरफ मैं लिख रहा हूं बल और एक तरफ मैं लिख रहा हूं कि द्रव्यमान। ठीक है, एक तरफ बल और दूसरी तरफ द्रव्यमान। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, द्रव्यमान की, समझने की कोशिश करना, तो इसके मात्रक की यदि मैं बात करूं तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, अब किलोग्राम को मैं तोड़कर सेकंड में या किसी और रूप में व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं बल की बात करूं तो इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। लेकिन ये जो न्यूटन है ये हमारा जो है एसआई सिस्टम का मात्रक नहीं है। एसआई सिस्टम में 7 होते हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग, परेशान मत होइए। ठीक है, ये मात्रक न्यूटन। लेकिन मैं यदि कहूं कि जो बल होता है वो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, फामा। फामा क्या होता है, F=ma, है ना, फामा। ठीक है, तो बल और ये द्रव्यमान और ये त्वरण। ठीक है, तो बल इक्वल टू क्या हो गया, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ध्यान से समझना मेरे लाल। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब मैं अगर इस बल की बात करूं तो बल का मात्रक यदि मैं निकालूं तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समझना मेरी बात। ठीक है, समझना बहुत आराम से। और त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है, स्क्वायर हटा दो तो वेग हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 2 हटा दो तो वेग का मात्रक हो जाएगा। समझना, तो बल का एक मात्रक तो न्यूटन निकला, लेकिन दूसरा मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो, दिख रहा है ना नीचे, इसको लिख सकते हो किलोग्राम डैश लगाओगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो मात्रक देख रहे हो ना, ये जो मैंने बॉक्स में बंद कर रखा है, ये मात्रक कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक और ये मात्रक कहलाएगा मूल मात्रक। अब ये मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखना है और इनकी डिफिनेशन क्या होगी, तो मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा, हम बताते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे मूल मात्रक से, फिर व्युत्पन्न मात्रक समझेंगे, फिर पूरक समझेंगे। शुरुआत की जाए, इसको मैं साफ कर दूं, इसे नोट करने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम और डीप में बताएंगे। ठीक है, चलो इसे साफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे मूल मात्रक। सबसे पहले मूल मात्रक समझेंगे, मूल मात्रक को लिखेंगे, फिर दूसरा नंबर डालना व्युत्पन्न मात्रक, फिर तीसरा पूरक मात्रक। चलो मूल मात्रक लिखेंगे, यहाँ डिफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखोगे, मैं यहाँ ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, लिखो, वे मात्रक जिन्हें किसी और मात्रक में व्यक्त ना किया जा सके,
वे मात्रक जिन्हें किसी और मात्रक में व्यक्त ना किया जा सके मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, जितने लोगों ने ये लिखा अच्छी बात है, जितने ने नहीं लिखा एक दूसरी परिभाषा। वे राशियां जिन्हें और किसी राशि में व्यक्त ना किया जा सके मूल राशियां कहलाती हैं, जबकि इन राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ये हुई धमाकेदार डिफिनेशन। ठीक है, वे राशियां जिन्हें और किसी राशि में व्यक्त ना किया जा सके कहलाती हैं मूल राशियां, जैसे कि द्रव्यमान हो गया, सेकंड हो गया, सॉरी समय हो गया। ठीक है, तो वो कहलाएंगे मूल राशियां, और उनके जो मात्रक होंगे, उनकी जो यूनिट्स होंगी, उनको कहेंगे हम लोग मूल मात्रक। ठीक है, उनको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स ओनली 7 टाइप की ही होती हैं, जो अभी हम डीप में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो मूल मात्रक हो गया। अब इसको हम लोग उदाहरण के तौर पर समझेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखेंगे। पहला उदाहरण, ठीक है, तो पहला तो द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, तो आप उदाहरण जब लिखोगे ना तो ऐसे लिख लेना जैसे मैंने बताया, द्रव्यमान किलोग्राम। ठीक है, दूसरा देखो समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। याद रखना सेकंड ही लिखोगे आप। ठीक, उसके बाद तीसरा द्रव्यमान हो गया, सेकंड हो गया किलो, और उसका क्या होता है? द्रव्यमान और मीटर, हाँ उसका लंबाई का। ठीक है, लंबाई का क्या होता है? मीटर। ठीक, ये हमारे क्या हो गए? मूल मात्रक हो गए। अब इनसे जो मिलकर बनेंगे वो होंगे व्युत्पन्न मात्रक। चलो यहाँ पे डिफिनेशन लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ, लिखो मैं बोल रहा हूँ। ठीक, लिखो। वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ऐसी राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब इनमें मिलावटी है ना? ये मिलावटी है और ये मिलावटी नहीं है, ये शुद्ध है और ये मिलावटी है। और ये शुद्ध और ये 2-3 टाइप के उठा लिए जाते हैं शुद्ध वाले, और गबड़ के बिल्कुल क्या बना दिए? व्युत्पन्न बना दिए, मतलब मिलावटी बना दिए हैं। समझ रहे हो ना? एक गबड़ुआ, समझ रहे हो ना? ऐसे मतलब शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गए। सिंपल सी बात है ना? आ रही बात समझे? चलो डिफिनेशन लिख ली होगी आप लोगों ने। ठीक है, अब देखो, अब इनके उदाहरण देखो, अब इनके उदाहरण देखो। उदाहरण में पहला, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बल बराबर क्या समझाया था? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसका मात्रक मैंने क्या बताया था? द्रव्यमान का किलोग्राम और उसका मीटर, देखो डैश लगाया जाता है, इसको माइनस नहीं पढ़ते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा बल का। चलो एक दूसरा और देख लेते हैं। चलो मैं वेग लिख देता हूं। ठीक है, वेग क्या होता है? अब वेग मतलब जैसे कि चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय, वैसे ही वेग बराबर दूरी बटे समय। देखो मात्रक रटना नहीं है। अगर मात्रक आप रटने बैठोगे 11th क्लास में तो कभी जिंदगी में रट नहीं पाओगे। इन्हें समझने की कोशिश करो। अगर एक समझ गए, ये 7 आपको क्लियर हो गए तो जिंदगी में ये सारे क्लियर होते रहेंगे। और रटने बैठोगे तो कभी जिंदगी में रट नहीं पाओगे। 2-4 वो रट जाते हैं, जैसे कि बल का रट गया, ये हो गया, या वेग का रट गया, वो अलग चीज़ है, पर इनको निकालना सीखो। और निकालना जिस दिन सीख गए उस दिन जिंदगी में सब कुछ सीख जाओगे। ये फिर आपको फिजिक्स आसान लगेगी। ठीक है, चलो वेग का देख लेते हैं। वेग बराबर दूरी, दूरी का क्या होता है? मीटर, और इसका क्या होता है? सेकंड। सो हम कह सकते हैं कि मीटर पर सेकंड। ये बल का हो गया, वेग का हो गया। बस और निकाल के दिखाऊं? इसी तरीके से बहुत सारे निकाल सकते हो। अभी वीमा पढ़ेंगे तो न जाने कितने निकालेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पूरक मात्रक देखते हैं। देखो ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। मूल मात्रक कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के। मैंने लिखे 3 है, अभी आगे और बताएंगे जब हम लोग SI सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल, समतली कोण। ठीक है, अब ये देखो क्या होता है, मेरी बात ध्यान से समझना। मान लो कि कोई त्रिभुज बनाया जाए। ठीक है, समझना, ऐसे मैंने बनाया, और त्रिभुज नहीं है ये, एक कोई यहाँ पे प्रकार रखा और ऐसे बना दिया कुछ भी एक। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा क्या हो जाएगा? चाप हो जाएगा। इस चाप को यदि मैं इससे ऐसे जोड़ दूं तो यहाँ पे एक कोण बनेगा। क्या बनेगा? एक कोण बनेगा, और इसे कहेंगे हम चाप।
इसे कहेंगे त्रिज्या। ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो इसमें एक प्लेन एंगल बनेगा, उसको हम लोग थीटा से लिखेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो थीटा इक्वल टू क्या होगा, चाप बटे त्रिज्या। अब जो बच्चे 10th क्लास में मैथ लिए होंगे, ये वहीं से फॉर्मूला आया है, चाप बटे त्रिज्या। बताऊं कहां से, याद करो, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 और 2 पाई आर। याद करो वही चीज है ये, ठीक है, थीटा बटे 360, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। फिर आप सोचोगे सर 2 पाई कहां चला गया और 360 कहां गया, मैं बताऊंगा, अभी परेशान मत हो, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब रही बात, ये तो फॉर्मूला है, पर इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहां लिखोगे प्लेन कोण, मतलब समतल कोण का मात्रक। क्या होता है इसका मात्रक, इसका मात्रक होता है रेडियन। अब आप सोच रहे होगे, अच्छा सर जी आप तो बताए थे, रुक जाओ मैं पहले लिख लूं, आप तो बताए थे कि सर जी जो रेडियन होता है ये मात्रक तो इसका कोण का, वो क्या बोलते हैं उसको, डिग्री होता है ना, 30 डिग्री। और ये पर ये रेडियन कहाँ से टपका, जैसे हम लोग अभी अभी बहुत नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो कभी भी डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना हो तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो आगे चल के मैं कभी बताऊंगा, मैथ्स में आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, परेशान मत होइए। तो ये प्लेन एंगल हो गया। प्लेन एंगल के बाद मैं बात करूंगा किसकी, सॉलिड एंगल की। सॉलिड मतलब जो हमारा, चलो देखो, दूसरा हो गया पहला हो गया प्लेन एंगल, दूसरा देखो सॉलिड एंगल, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब मान लो कि मेरे पास एक कोई कोण है, कोण मतलब क्या होता है, शंकु, ऐसे बना होता है कि नहीं बना होता है, तो यहां पे एक कोण बनेगा, यहां पे एक कोण बनेगा, समझ रहे ना। जैसे कि आप बर्थडे वाली वो टोपी देखी ना, उसको उल्टा कर दो आप लोग, तो उसको जब ऐसे देखोगे तो उसके अंदर एक ऐसे कोण बनेगा, ऐसे 3D में बनेगा। ये 2D है, ये 2D है, वो 3D में बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वो भी तो ऐसे ही होगा। ऐसे अगर आप देखोगे तो ऐसे, अगर ये कोण हो गई तो यहाँ पे एक कोण बनेगा, यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसे हम लोग थीटा कहेंगे। बट फर्क क्या है, जो प्लेन एंगल है वो 2 डायमेंशन है, द्विविमीय है, लेकिन सॉलिड एंगल जो है वो 3 डायमेंशन है, 3D कोण बनेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ कोण बनेगा 3D वाला, कहाँ पे, यहाँ पे ये जो कोण बनेगा इसे भी थीटा द्वारा ही लिखा जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला कुछ और होगा, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल a हो, ये a हो जाए, ये इसकी त्रिज्या r हो जाए, तो इसका जो कोण बनेगा थीटा बराबर, वो क्या होगा, a मतलब क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल और बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू a अपॉन r स्क्वायर। वास्तव में ये a नहीं होता, वास्तव में ये a नहीं होता, ठीक है, ये a की जगह पे dA होता है, ठीक। अब ये dA क्या कहां से टपक पड़ा, देखो डरो मत, ये फिजिक्स है मेरे लाल, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप सोचो सर जी ये क्या है dA, ये dA क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया, वो आगे डीप में पढ़ेंगे कभी, यहीं पे अगर हम सब कुछ दे देंगे तो झेल नहीं पाओगे, ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे। तो अभी मेन हमने ये बता दिया, झलकियां दिखा दी मैंने यहाँ पे, क्योंकि झलकियां नहीं दिखाएंगे तो सोचो सर जी आपने तो बताया नहीं था कभी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। चलो ये डी हो गया। अब रही बात कि इसका मात्रक क्या होता है, ये बस 2 ही हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है, ये कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता, ये इसलिए बताया जा रहा कि जानो, है ना, बड़े बड़े एग्जाम्स होंगे तो पता होना चाहिए। अब इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्पेलिंग देख लेना, सब सही होगी, ठीक है। स्टेरेडियन, ये हो गई हमारी स्टेरेडियन, क्लियर है इतनी चीज। अब ये स्टेरेडियन, वो रेडियन, प्लेन एंगल और ये सॉलिड एंगल, सिंपल बात है, मेरे ख्याल से मात्रक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि मात्रक की कौन कौन सी प्रणालियां हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब समझेंगे मापन की कुछ प्रणालियों के बारे में। कौन कौन सी प्रणालियां हैं, वही है जो 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो। चलो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। सबसे पहली होती है MKS, ठीक है, कौन सी होती है, MKS। अब ये MKS क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंतर्गत पहली आई MKS। इसका जो M है वो बताता है किसको, मीटर को, किसको बताता है, मीटर को। इसका जो K है वो बताता है किलोग्राम को, बस ऐसे ही समझना है।
और एस जो बताता है वो बताता है सेकंड को। ये हमारी प्रणाली जो मापन की है वो पहली है। देखो प्राचीन समय से ये प्रणालियां चली आ रही हैं, MKS, FPS और साथ ही साथ कौन सी, CGS। ठीक है, तो एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदला जा सकता है। MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में बदला जा सकता है, FPS में बदला जा सकता है। तो ये अभी न्यूमेरिकल्स जब हम कराएंगे तो उसमें बताएंगे कि अगर 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो क्या करना होगा, न्यूटन को अगर हम लोगों को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलना है तो क्या करना होगा। ये सब इस हम लोग आने वाली कुछ क्लास में देखेंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी इसको MKS समझ में आ गया। पहला हो गया MKS, तो लिखोगे इस प्रणाली के अंतर्गत M का अर्थ है मीटर, K का किलोग्राम और सेकंड S का। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब देखो MKS के बाद दूसरी जो प्रणाली आती है वो आती है CGS, C, G और S। इसमें C का जो अर्थ है वो है सेंटीमीटर। क्या है, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो गया। इसमें जो G का जो अर्थ है वो है ग्राम, और जो S का अर्थ है वो सेकंड है, S नहीं बदलता। ठीक, अब देखो तीसरी प्रणाली, तीसरी कौन सी है, चलो देखो ये लिख दूं, मैं नीचे लिख दूं, चलो देखो तीसरी यहां लिख रहा हूं। अच्छा चलो, तीसरी प्रणाली कौन सी है, FPS। ये सब पुरानी प्रणालियां हैं, आजकल ये सब फेल हैं। SI सिस्टम चलता है। ठीक है, 1971 में आया था SI सिस्टम, लिख लो रेड लाइन के ऊपर है। FPS में F का अर्थ है फुट, इसको इंग्लिश में कहते हैं FEET, फिट। ठीक है, P का अर्थ है पाउंड, S का अर्थ है सेकंड। ये सब आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिएगा। कैसे लिखोगे एक का मैं बता देता हूं। ऐसे लिखोगे, FPS प्रणाली डालोगे हेडिंग, और फिर लिखोगे इस प्रणाली में F का अर्थ है फुट, P का अर्थ है पाउंड और S का सेकंड। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, और वो आती है कि मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, राष्ट्रीय प्रणाली, और इसको कहते हैं SI सिस्टम। अब इसके बारे में हम लोग डीप से पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत 7 हमारे मात्रक आते हैं और उन्हें हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रणाली मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कब आई थी, 1971 में। कब आई थी, 1971 में। तो आप लोग हेडिंग डालोगे मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, और उसमें लिखोगे मापन की यह प्रणाली आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली है। इसे सांकेतिक रूप में SI द्वारा SI प्रणाली कहते हैं। फिर लिखोगे जिसका अर्थ है सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। क्या लिखोगे कि SI प्रणाली का अर्थ, प्रणाली का अर्थ है, क्या अर्थ है, इसका अर्थ है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि SI प्रणाली का अर्थ क्या है। इसके अंतर्गत 7 चीजें आती हैं। इसमें कौन कौन से हैं, 7 हमारे मात्रक आते हैं। कौन कौन से हैं, चलो लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैं वहीं से लिखना शुरू कर रहा हूं, तो आप यहां लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे क्रम संख्या, नंबर। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम बनाओगे, क्या बनाओगे, भौतिक राशि। आप राशि लिख रहे हैं, आप लोग भौतिक राशि लिख लेना। उसके बाद अगला कॉलम बनाओगे मात्रक का। मैं एक एक के बारे में डीप में बताता भी जाऊंगा आप सभी को। ठीक है, चलो पहला देखो ये कुछ कुछ मिलती जुलती है MKS से। ऊपर के 3 MKS के और नीचे SI के 3 सेम होते हैं। चलो देखो
सबसे पहला हो गया राशि, जो हमारी क्या है, ये m का क्या होता है बताओ, मीटर किसकी राशि होती है, लंबाई की, किसकी मात्रक होती है, सॉरी क्या होता है, मीटर। ये हो गया लेंथ और मीटर, ठीक है। दूसरी किलोग्राम आया ना, तो किलोग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का है, भार मत लिखना, द्रव्यमान मतलब इंग्लिश में इसे लिखोगे मास, MASS, ठीक। उसके बाद इसका होता क्या है, किलोग्राम। तीसरा कौन सा होता है, देखो सेकंड, तो ये किसका होता है, समय का, टाइम, इंग्लिश में क्या लिखोगे, टाइम। इसका क्या होता है, सेकंड। लिखते जाना जल्दी जल्दी से, सब नोट करते जाना मेरे साथ साथ। चलो तीसरा देखो, तीसरा हो गया, चौथा देखो, ठीक है। चौथा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। चलो चौथा देखो, अब चौथा देखो जरा ध्यान से देखना। अब लंबाई, द्रव्यमान, किलोग्राम हो गया। इसके बाद आता है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का मात्रक कौन ऐसा बालक होगा जिसको नहीं पता होगा, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। हाँ, मैं इनके संकेत भी लिखता चला जाऊं साथ साथ। मीटर को m से दर्शाते हैं, किलोग्राम को kg से लिखते हैं, ये लिख लेना वरना आफत हो जाएगी। सेकंड को s से दर्शाते हैं, SES लिख सकते हो, सेक लिख सकते हो, सेक, ठीक। एम्पियर को सबको ये बात पता है कि किससे दर्शाते हैं, A लिख देते हैं, एम्पियर A हो गया। चलो ठीक है, विद्युत धारा हो गया। इसके बाद आता है हमारा ताप, टेम्परेचर, ठीक है, ताप। अब देखो ताप को डिग्री सेल्सियस हो गया, केल्विन भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड वाली यूनिट में केल्विन लिखेंगे, केल्विन ही होता है, ठीक है। तो इसका क्या संकेत होगा, केल्विन का, के लिखा जाता है। फिर उसके बाद 6 नंबर पे आता है हमारा कौन, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब याद करो 10th क्लास में कुछ पढ़ा था, pH मान के कुछ क्वेश्चन किए थे, याद आया। क्या करते थे हम लोग, लिखते थे कि इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की घात -5, 10 की घात -6, 10 की घात -7, 10 की घात -8, इस तरीके से लिखते थे। और फिर लिखते थे मोल पर लीटर। मैंने कहा था जब कभी आगे चल के आप केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ पढ़ोगे तो मैं मोल के बारे में बताऊंगा। बस आ गया, किसी भी पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है। तो वहां जो हम लोग पढ़ते थे 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, तो मोल का वो अर्थ है कि 1 लीटर में इतने मोल होंगे, इतनी पदार्थ की मात्रा होगी। आई बात कुछ समझ में, वही चीज है पदार्थ की मात्रा मतलब मोल। तो पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है मोल में। इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है MOL, और कोई भी बच्चा कैपिटल M नहीं बनाएगा, यही सबसे बड़ी गलती होती है। मैं बहुत ज़्यादा डीप में भी जाके नहीं पढ़ाता, मैं बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर भी नहीं चलता, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना ज़रूर देखो, है ना। मोल कैपिटल M रॉन्ग हमारा होगा, गलत तरीका होगा। अब देखो पदार्थ की मात्रा हो गया। 7वां नंबर है ज्योति की तीव्रता। अब ये ज्योति तीव्रता क्या है, आगे चल के कभी पढ़ोगे, परेशान मत हो, मैं ही पढ़ाऊंगा। ज्योति तीव्रता बस ये लास्ट है, इसके बाद ये SI सिस्टम खत्म। ज्योति तीव्रता का आता है कैंडला, क्या बोलते हैं, कैंडला। और इसे ये हो गया CD, इसे CD द्वारा लिखा जाता है, C और D, ठीक है, C और D। ये हो गया हमारा क्या, C और D दोनों स्मॉल रहेंगे, मैं थोड़ा बड़ा बना दिया हूं, CD। चलो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। उम्मीद है समझ में सब कुछ आया होगा। इससे पहले मैंने एक चीज़ बताई थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को मैंने हिंदी में तो बता दिया था, समतली कोण, पर आई थिंक मैंने सॉलिड एंगल को हिंदी में नहीं बताया। तो बच्चे जब जरूर कमेंट करके पूछेंगे कि सर जी सॉलिड एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, लिख लो घन कोण, ठीक है। घन कोण मैं बताना भूल गया था, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू घन कोण, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद है आपने ले ही ले होगा। अब हम लोग समझेंगे कि भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती। पहली चीज तो ये विमाएं आखिर हैं क्या, क्या जरूरत पड़ी विमाओं को लाने की, ये जानना जरूरी है। अब मान लो आपसे कोई पूछे कि वेग का मात्रक बताओ, तो आप झट से बता दोगे मीटर पर सेकंड।
पर हर जगह पर जरूरी नहीं है कि मीटर पर सेकंड कहीं पे हो सकता है, सेंटीमीटर की जरूरत पड़ जाए। तो इसलिए करते क्या हैं, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक लिखते हैं और उनके मूल मात्रक के ऊपर कुछ घाते लगा देते हैं। लेकिन उन मूल मात्रकों को कोई सिंबल द्वारा लिखा जाता है, किसी सिंबल द्वारा लिखा जाता है, कोई संकेत दिया जाता है। जैसे कि विमाएं जब व्यक्त करने की बारी आई, लंबाई को दिया L और समय यानी कि टाइम को दिया T, करंट को दिया A और ताप को दिया थीटा। क्या दिया? थीटा। इसके अलावा और कुछ भी ज़्यादा नहीं बनाया गया, इन्हीं में सारा सब निपटा दिया। अब देखो जरा कैसे क्या होगा, कैसे सिस्टम है। तो भौतिक राशि की विमाएं आखिर हैं क्या? डिफिनेशन लिखो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि भौतिक राशि की विमाएं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? लिखेंगे किसी, इसको इंग्लिश में भी बता देंगे, परेशान मत होइए, किसी भौतिक राशि की विमा, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं, वे किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के लिखना है, जल्दी से लिखिएगा, जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जैसे कि अभी मैं इसको इंग्लिश में बता दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है? इंग्लिश में लिख दूंगा मैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे कि एक हम उदाहरण लेते हैं, पहले उदाहरण समझ लो ना, ताकि दिमाग में चढ़ जाए, तब तो समझ में आएगा कि ये डिफिनेशन का अर्थ क्या है। चलो देखो उदाहरण लेते हैं। मान लो कि आपके पास वेग है, हाँ वेग हो गया, या हम कह दें कि चाल भी कह सकते हो। तो अगर ये वेग है या चाल है, कुछ भी है, दोनों में से एक चीज लिख लेना। तो ये क्या होता है? दूरी और समय, दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर और समय का मात्रक हो गया सेकंड, ठीक है? आपने एक चीज पढ़ी थी कि यदि A अपॉन B लिखा हो तो A ऐसे ही रहेगा और B ऊपर गया तो पावर -1 हो जाती है। यदि इसकी पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि ये मीटर है तो ये सेकंड है, तो डैश लगा दिया, सेकंड, आई थिंक गलत लिखा मैंने, सेकंड, तो ये -1 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार के मात्रक भी आपने पहले से पढ़ रखे हैं। अब मीटर को व्यक्त करने के लिए इन्होंने m लगा दिया, सेकंड को व्यक्त करने के लिए m नहीं l लगा दिया, ठीक है? बात समझ नहीं? इससे पहले आई थिंक मैंने गलत बोल दिया हो तो सॉरी उसके लिए। m लगा दिया, l लगा दिया और उसके बाद ये -1 लगा दिया, t के ऊपर -1 लगा दिया, ठीक है? क्लियर इतनी चीज? तो हम लोग देखो क्या निकाले, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, फिर उसका मात्रक लिखा, फिर उसको ऊपर ले गए, पावर हो गई, घाते लग गई उसके ऊपर, और बाद में सांकेतिक रूप में लिख दिया। बस यही बन गई विमा, इसके अलावा विमा कुछ नहीं है। अब क्या क्या होता है विमा में, क्या क्या लिखते हैं, ठीक है? पहले वो देखो। अगर हम लोगों को द्रव्यमान लिखना है तो m लिखेंगे द्रव्यमान के लिए, मतलब मास के लिए हम लोग लिखेंगे m, ठीक? अगर हम लोगों को लंबाई लिखनी है तो l लिखेंगे, मतलब लेंथ के लिए l लिखेंगे, ठीक? अगर टाइम है तो t लिखेंगे, समय, तो ये हो गया टाइम। ये हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ये उपयोग में लाए जाते हैं, तीनों चीज़ें। इसके अलावा देखो, अगर धारा है
तो ए मतलब विद्युत धारा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट लिख लेना, AC EC नहीं है, ये DC EC नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट लिखना उसका पूरा। फिर थीटा अगर है तो वो ताप के लिए यूज होगा, टेम्परेचर, ठीक, ये टेम्परेचर। ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, ये सांकेतिक रूप में लिखा जाता है, तो इसको एक बॉक्स में बना के साइड में लिख लोगे। समझ में आई बात। अब देखो मैं इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में बता देता हूं। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रा को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो डिफिनेशन लिखो इंग्लिश में, डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस आर द पावर्स which the fundamental units are raised, RAIED, raised in order to express the derived unit of quantity, derived unit of the quantity। derived unit मतलब क्या हुआ, व्युत्पन्न राशियों, है ना। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रा को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मूल मात्रकों पर चढ़ाते घात को तो बन जाता है व्युत्पन्न मात्रक, और वहां से निकलती हैं हमारी विमाएं। अभी नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, ठीक है, ये बात समझ आई। तो ये हमारा एक उदाहरण हो गया। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्या देखेंगे, विमाएं देखेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण विमाएं। अब ये जितनी विमाएं आज इस क्लास में हम बताएंगे वो सब की सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। शुरुआत देखो कहाँ से होगी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल की विमा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरिया, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल की विमा देखेंगे, थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए क्या। चलो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, ठीक है, एरिया हो गया। चलो इसकी विमा देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज कि जो लाइन खींच नहीं रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं, ठीक। एरिया देखो, अब हम लोग एक जानते हैं चीज कि क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो ये जो लंबाई होती है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, और इसका भी क्या होता है, मीटर ही होता है। समझने की कोशिश करना। तो मीटर गुणे मीटर, तो मीटर को किससे लिखोगे, एल से। एम से लिख देते हैं कुछ बच्चे, एल से लिखोगे, ठीक है, किससे लिखोगे, एल से। तो एल, और इसकी भी क्या होगी, एल होगी, इसकी भी क्या होगी, एल होगी। इसको बॉक्स में ऐसे बंद करोगे, मैंने जो साइड में लिखे थे उनको सबको बॉक्स में बंद कर लेना, और बड़े वाले बॉक्स में, ठीक है, जो यहाँ पे अभी लिखे थे ना, एम और थीटा और ए, उनको बॉक्स में बंद कर लेना। और ये हो जाएगी एल स्क्वायर, या फिर आप इसको और डीप में ऐसे लिख सकते हो, मीटर और स्क्वायर। ये हो गया मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात। अब मान लो कि दूसरी देखो, क्षेत्रफल के बाद क्या हो गया, आयतन। क्या हो गया, आयतन। मैं बहुत सारी आज बताने वाला हूं। आयतन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम। अब इसको समझो जरा। अब आयतन बराबर आपने पढ़ा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब बताओ, लंबाई का भी मात्रक चौड़ाई है ना, मतलब लंबाई का भी मात्रक वही है, चौड़ाई का भी मात्रक वही है, और ऊंचाई का भी मात्रक वही है। तीनों के मात्रक वही है। लाइट गई है इसी वजह से फ्लक्चुएशन हुआ है, डोंट वरी, परेशान मत होइए। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, तीनों का मीटर। सो आंसर क्या होगा, मीटर क्यूब, ठीक है। सो मीटर क्यूब, तो ये हो गया एम एम नहीं एल, ठीक है। सो क्या होगा, एल। मैं भी वही कर देता हूं। सो ये क्या हो गया, एल क्यूब। क्लियर है इतनी चीज, समझ में आई बात, समझ में आ रहा है ना। चलो ये दो हो गए। तीसरा देखो, तीसरा बताने जा रहे हैं वेग, ठीक है। तीसरा देखो, तो तीसरा हो गया वेग, मतलब वेलोसिटी या चाल। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, वेलोसिटी। OR और स्पीड दोनों की सेम होगी, ठीक है, ध्यान से समझना।
चलो एक के निकाल लेते हैं, दूसरा हो जाएगा। चलो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चलो बताओ दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और याद कर लो, इनसे ना परिभाषाएं तुमको तैयार हो जाएंगी, सारी परिभाषाएं आप लोग कर लोगे, ठीक है। दूरी का क्या होता है? मीटर। और समय का क्या होता है? सेकंड, ठीक। अब बताओ मीटर के लिए क्या यूज करोगे? एल। सो हम लोग यहां लिखेंगे क्या? एल, ठीक। सेकंड के लिए क्या यूज करोगे? टी। ओहो, अब टी ऊपर जाएगा, सो हम इसको बॉक्स में ऐसे बंद कर लेंगे, ऐसे। और इसके बाद ये एल और टी और -1। अब ये हो गया हमारा क्या? वीमा, एल टी -1। कोनो घबराहट कुछ है? इतनी बात समझ में आ गई, एल टी -1। अब देखो उसके बाद देखें त्वरण की, चौथे नंबर पे आती है त्वरण। इंपॉर्टेंट वाली करवा रहे हैं सारी, इसके बाद है त्वरण, ठीक है। फिर किसी और वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली करा देंगे। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है। अब देखो जरा त्वरण क्या होता है? त्वरण जो बराबर होता है, यहां से कर रहे हैं, देखो ये ऐसे तो लाइन खींच दो। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, मतलब वेग और समय। अच्छा बताओ, वेग की तो आपने, अब देखो धीरे 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 हाई लेवल पे पहुंच रहे हैं। अभी तक मैंने मीटर 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 समझाया, फिर थोड़ा डायरेक्ट, फिर थोड़ा डायरेक्ट, फिर थोड़ा, और फिर एकदम में ही डायरेक्ट। देखना भी कैसे त्वरण और वेग, और यही क्रम है। बीच से सीखना शुरू करोगे सब ऊपर से जाएगा। अब वेग का तुम ऊपर निकाल चुके हो, क्या निकाल चुके हो? एल टी -1। और ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। और टी का क्या होता है इसका? ये तो अब बताओ, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। एल और टी -1 ऊपर लिखा है, ये टी एक और ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे? -2। सो आंसर हो गया एल टी -2। कौनो घबराहट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ना, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे लाल, है ना। चलो कितनी हो गई बताओ जल्दी से? 4 हो गई। 1 2 3 4। 4 के बाद अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब देखो हमारे जो तर्कस होता है ना, तर्कस जानते हो ना, राम जी का जो तर्कस था, उसमें पीछे वो तीर रखते थे, ब्रह्मास्त्र। अब वो ब्रह्मास्त्र छोड़ने जा रहे हैं हम। कौन सा? बल की वीमा। और बल की वीमा एक ऐसी वीमा है जिससे आप सारी वीमाएं निकाल सकते हो। देखना कैसे, ठीक है। 5 नंबर में आता है बल। अगर बल है तो सब कुछ है, जिसे कहते हैं फोर्स अंग्रेजी में। चलो अब देखो जरा, बल बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? द्रव्यमान मतलब कि मास इक्वल टू त्वरण। ओहो, वही है त्वरण, फामा, ठीक है। अब इसका द्रव्यमान का मैंने बता रखा है m, ठीक है, भूलना मत मेरे लाल, मास से आया है। और त्वरण का अभी अभी निकाले हो LT -2, सो इसका हो गया LT -2। अगर पेपर में भूल गए तो क्या करोगे? तो फिर क्या करोगे? त्वरण को वेग, समय में तोड़ना, फिर मन करे तो वेग को तोड़ लेना, फिर उसके बाद निकालते रहना सब कुछ। नहीं तो फिर एक एक तैयार करोगे तो अच्छे से सब तैयार हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास MLT -2। अब देखो, मैं नहीं कहता कि कोई भी बीमा रटो, कोई भी बीमा रटो, ऐसा मैं नहीं कहता, पर अब कह रहा हूं बल्कि बीमा दिमाग में बिठा लो। MLT -2, MLT -2 बिठा लो एकदम, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बल हो गया। अब बल के बाद आते हैं कार्य। 6 नंबर में आते हैं कार्य। कार्य की बीमा, अच्छा कार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्क, है ना, कहते हैं गृह कार्य, होम वर्क। अब ये हो गया वर्क। अब देखो एक परिभाषा पढ़ी थी, बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बस वही है, ठीक है। तो देखो क्या है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब कुछ मेरे लाल ऐसे होंगे जो इसको देखने के बाद उनका चेहरा एकदम लाल हो गया होगा। सर जी विस्थापन की बीमा क्या होगी? देखो विस्थापन क्या है? दूरी है कि नहीं? दूरी आपने 9th क्लास में दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़ा था।
उसका भी मात्रक मीटर था और इसका भी मात्रक मीटर था। विस्थापन होता क्या है, मैं कहूँ कि मैं हूँ ऐसे खड़ा हूँ और पीछे नेमो खड़ी है, उसने मारा मेरे को धक्का, हम आगे चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो इसका मतलब हम कुछ विस्थापित हो गए। समझ में आई बात, तो ये विस्थापन हो गया। क्लियर है, अरे ज़्यादा डीप में नहीं जाओ भाई, है ना। चलो बल, अभी देखो बल ऊपर से काम आया MLT-2 और विस्थापन की क्या है दूरी L, ठीक। सो इसका हो गया ML2T-2। देखो एक तैयार किया MLT-2 और L के ऊपर 2 लगा दो तो बन गया कार्य की विमा, ठीक है। कार्य हो गया। कार्य के बाद अब हम पहुंचेंगे शक्ति में। कहाँ पहुंचेंगे, शक्ति में। 7 नंबर में देखो शक्ति, शक्तिमान, शक्ति जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर, ठीक। अब ये वो पावर है जिसका मात्रक वाट होता है। पर देखो एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने, पढ़ा था कि वाट को चेंज किया था जूल में, याद करो। कार्य का मात्रक जूल था, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जितने भी हम लोग मात्रक लिख रहे हैं वो सारे MKS सिस्टम को फॉलो करते हैं। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड को फॉलो करते हैं, और यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं वो सारे MKS सिस्टम को ही फॉलो करते हुए लिख रहे हैं, ठीक है। चलो शक्ति में आते हैं। सो शक्ति बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा था कार्य बटे समय, याद करो। पावर को अगर मतलब कार्य को अगर मैं समय से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा फॉर्मूला शक्ति का। और कार्य का निकाल चुके हो ML2T-2 बड़का ब्रैकेट में 1 और समय का हो गया T, और ये T जब ऊपर जाएगा तो -1 होगा और फिर -2 और -1 जुड़ के -3 हो जाएगा, जैसा अभी हमने लिख के बताया था। समझ में आई बात। तो ये हो गया ML2T-2, ठीक। अब ये हो गया कार्य का सॉरी T-2 नहीं T-3, ठीक। समझ में आई इतनी चीज़। चलो इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी, कार्य की और ये सब समझ में आ गया बिल्कुल धड़ाके से एकदम। चलो अब आगे देखेंगे घनत्व की, ठीक है। 7 के बाद 8 नंबर घनत्व। घनत्व को अंग्रेजी में कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं, डेंसिटी। ये हो गया हमारा डेंसिटी। चलो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अरे इसी में बता देते हैं। देखो घनत्व, ठीक है। घनत्व के बारे में आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एक फॉर्मूला पढ़ा था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, वही चीज़ है। तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें ध्यान से समझने की जरूरत है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसका तो यूनिट बिल्कुल देखो, ये ऐसी क्लास है, ऐसी डायमेंशंस की क्लास है, अगर आपने यूनिट तैयार कर ली तो डायमेंशंस एकदम खेल है। और अगर आपको यूनिट क्लियर नहीं है, फॉर्मूले क्लियर नहीं है, तो जिंदगी में कभी सीख नहीं पाओगे कि डायमेंशंस होता क्या है, नहीं सीख पाओगे। डी फॉर द्विवेदी नहीं, डी फॉर डायमेंशंस, ठीक है। चलो देखो द्रव्यमान जिसका क्या होता है m, आयतन, आयतन अभी मैंने बताया था। आयतन मतलब क्या, मीटर 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 3 बार, मतलब ये 3 बार, ठीक। इसको बॉक्स में बंद किया, इसको बॉक्स में बंद किया, नीचे जगह है कि नहीं, नहीं है, चलो बगल में लिखते हैं। सो ये हो गया ML-3, ये हो गया घनत्व का। 8 तक पहुंच गए। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर 9, 10, 11। अब अगले देखो कुछ इंपॉर्टेंट। 8 हो गए थे ना, 9 देखो। संवेग, वेग की अलग है और संवेग की अलग है, इसे कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, इसे हम लोग संवेग कहेंगे, ठीक है। देख लो जरा ध्यान से। अच्छा, जो उस दिन फ्रिक्शन मैंने बताया था, फ्रिक्शन, उसके बारे में भी हम बताएंगे आगे चल के, परेशान मत हो। संवेग क्या होता है, संवेग की विमा लिखने जा रहे हैं। तो संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान। मैं फॉर्मूले भी बता रहा हूं साथ साथ, नोट करते जाना, जिंदगी भर का सवाल है। द्रव्यमान गुणे वेग, और द्रव्यमान की जो विमा होती है वो होती है m, है ना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, संवेग को किससे लिखते हैं पता है, p से, p, स्मॉल p, और उसके बाद द्रव्यमान और m और v को v, p बराबर mv फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद करो।
नहीं पढ़ा है तो अभी आगे पढ़ोगे। और वेग का क्या होता है एल टी माइनस वन, सो इसका हो गया एम एल टी माइनस वन, ये हो गया वेग का, सॉरी संवेग का। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला देखो संवेग हो गया, संवेग के बाद आती है ऊर्जा। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझना, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या जितनी प्रकार की ऊर्जाएं होंगी सबकी विमा वही होगी, सेम होगी। हम स्थितिज ऊर्जा की निकाल के दिखा देंगे, हम गतिज ऊर्जा की निकाल के दिखा देंगे, दोनों सेम आएंगी। अभी देखना दोनों सेम आएंगी। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे गतिज ऊर्जा। तो आपसे किसी की विमा पूछ ली जाए, ऊर्जा हो बस सेम ही होगी। अब गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक सी नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो जरा एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था याद करो, बताऊं मैं, E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, 9th क्लास में, याद करो। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा था। तो इसका मतलब एक, ये m क्या है द्रव्यमान, और उसके बाद v क्या है वेग, और इसका स्क्वायर। ठीक, चलो 1/2 से कोई लेना देना नहीं, नंबर्स की कोई विमा नहीं होती, पर द्रव्यमान की होती है m, और इसकी क्या होती है l, वेग स्क्वायर है, और वेग की होती है एल टी माइनस वन, और ये हो गया स्क्वायर। सो हो गया एल टी और -1 और उसका स्क्वायर। अब देखो क्या करोगे, समझना ध्यान से, ऐसे लिख रहे हो ऐसे, तो m हो गया, अब स्क्वायर लगा हुआ इसके ऊपर, तो स्क्वायर, इसको 1 से इससे गुणा करेंगे t-2, ये हो गया हमारा क्या गतिज ऊर्जा की। ठीक, अब गतिज ऊर्जा के बाद अब हम बताएंगे स्थितिज ऊर्जा की। किसकी? स्थितिज ऊर्जा की। 10 के बाद 11 नंबर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये सब जानना पड़ेगा आपको, फॉर्मूले हैं, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद सब क्लियर होता जाएगा। स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख लीजिएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है mgh, ये याद करना पड़ेगा, mdh, मसाले mdh। ठीक है, तो m का क्या होता है द्रव्यमान, और g क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या होता है ऊंचाई या दूरी, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक, अच्छा द्रव्यमान का m, गुरुत्वीय त्वरण हो जाए बस, गुरुत्वीय त्वरण हो और चाहे त्वरण हो, फर्क है दोनों में। गुरुत्वीय त्वरण को g से लिखा जाता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या ग्रेविटी जिसे कह सकते हो, फिर उसके बाद a एक्सीलरेशन। दोनों में डिफरेंस है, पर दोनों के यूनिट सेम है, दोनों की डायमेंशंस सेम है। ठीक, तो अब देखो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, अगर आपको वेग की याद है LT-1, तो त्वरण में क्या करो LT-2, और दूरी की L, सो ये क्या हो गई M, L 2 बार, T 2 बार। अब बताओ भाई, ये और ये सेम आई कि नहीं आई, दोनों एक जैसी आई, सो ये हो गई हमारी ऊर्जा की विमा। अब ये ऊर्जा हो गया, इसी तरीके से किसी को भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग निकालते हैं दाब की विमा। दाब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्रेशर। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना गलत हो तो। ठीक है, PRESUS, ठीक है, हो जाता है प्रेशर। अब देखो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर है ना, ये फॉर्मूले हैं। बल की विमा MLT-2 और क्षेत्रफल की L2। ठीक, अब ये ऊपर जाएगा -2 होगा, दिमाग लगाओ, ऊपर जाएगा -2 होगा, ऊपर +1 बैठा है L का, 1 प्लस का और माइनस का 2, कितना बचेगा बताओ 1 प्लस का, क्योंकि इसके पास +1 है और इसके पास ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा -1। सो क्या हो जाएगा ML-1 T-2, ये हो गई हमारी
दाब की विमा। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब हम कुछ विमाएं और देखेंगे, मुझे नंबर नहीं पता, आई थिंक 12 हो गई थी ना, 13 नंबर देखो। अच्छा एक सवाल पूछूं आपसे, क्या वीडियो को लाइक किया है? नहीं ना? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पढ़ना चाहते हो, और साथ ही साथ इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिएगा ताकि पता चले कि हाँ कुछ है ऐसा जिससे मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो देखो अब 13 नंबर पे आता है हमारा आवेग। कौन आता है? आवेग। आवेग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। बस मैं 3 और बताऊंगा, इम्पल्स बोलते हैं। अच्छा, ये आवेग बराबर एक फॉर्मूला होता है, आवेग बराबर बल गुणे समय। और बताओ बल ना बार बार आ रहा है, mlt-2 और समय का t। ठीक, अब बताओ -2 और इसकी +1, यहाँ पे 1 है कि नहीं है, तो इसका हो जाएगा mlt और -2 और +1, क्या बचेगा? -1। ये हो गया हमारा आवेग की विमा, mlt-1। ठीक है, ये किसकी हो गई? आवेग की। आवेग। आवेग के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? बल आघूर्ण को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क। बल आघूर्ण, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाली हैं, इसके बाद फिर कभी और कर लेंगे। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। चलो अब इसका आपको होमवर्क है, ये आप लोग निकाल के दिखाओगे। ठीक है, बल आघूर्ण, इसको हम लोग टाउ से लिखते हैं। टाउ क्या होता है फिर कभी बताऊंगा मैं, उल्टा जे। ठीक है, ये होमवर्क हो गया आपका, आप करके दिखाओगे मुझे। फिर इसके बाद 15 नंबर पे आती है हमारी प्रतिबल। कौन सी आती है? प्रतिबल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है। ये जितनी आप लोगों ने यहाँ पर देखी है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, और ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका होता है प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, अब बताओ बल क्या होता है? बल क्या होता है? mlt-2। क्षेत्रफल क्या होता है? l²। ठीक, l²। सो ये ऊपर जाएगा तो m एक ऊपर पहले से -2 जाएगा, -1 हो जाएगा। ये प्रतिबल की हो गई। चलो, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सब कुछ आया होगा समझ में। ये 15 मैंने कराई हैं, इसके अलावा अभी बहुत सारी और रह गई हैं, पर इसी क्लास में सब कुछ पढ़ लेंगे तो फिर सारी समस्याएं भी होंगी। ठीक है, वो हम सब अभी कुछ इम्पॉर्टेंट वीमा डाल के और अलग से वीडियो उसका बना देंगे। उम्मीद है ये सब कुछ समझ में आया होगा, ये पूरी क्लास भी समझ में आई होगी, है ना? ऐसे हम उम्मीद करते हैं। बाकी जैसा आप लोगों को लगे वैसा रिस्पांस दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी। फिर इसके बाद हम लोग कुछ और अभी वीमाएँ करेंगे। और टेलीग्राम आप यदि अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। और उसके बाद एक चैनल की और लिंक दी है, वो भी मेरा चैनल ही है, और उसे भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, जल्दी ही आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आ जाएंगे हम, कभी बताया जाएगा, अभी 1-2 दिन में। ठीक है, जब फाइनल हो जाएगा सब कुछ तब बताऊँगा मैं। तो अभी ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थक गया हूँ मैं काफ़ी, देख रहे होगे आप, पसीने से गीला एकदम। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।